नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग सॉट्स्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अनुवाद एवं रूपांतरण में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र PGCER MTT 033 स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण एवं दृश्य श्रव्य माध्यम खंड 1 स्क्रिप्ट लेखन रूपांतरण इकाई 1 स्क्रिप्ट लेखन संकल्पना एवं स्वरूप 1.0 उद्देश्य। इस इकाई में हम जानेंगे कि दृश्य श्रव्य माध्यमों की प्रकृति क्या है, दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए स्क्रिप्ट की क्या आवश्यकता है, स्क्रिप्ट की अवधारणा क्या है, स्क्रिप्ट का स्वरूप क्या है, स्क्रिप्ट के निर्माण पर माध्यमों का क्या प्रभाव है। 1.1 प्रस्तावना। इस अध्याय में हम स्क्रिप्ट लेखन की अवधारणा व उसके स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी भी अन्य साहित्यिक विधा में जब लेखन कार्य होता है तो प्रायः लोग उसे पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, किंतु जब स्क्रिप्ट का लेखन कार्य होता है तो उसके पीछे किसी कथ्य को दिखाने व सुनाने का उद्देश्य निहित होता है। कहने का अर्थ यह है कि स्क्रिप्ट का सीधा संबंध किसी दृश्य श्रव्य माध्यम से होता है। स्क्रिप्ट की अवधारणा कब विकसित हुई? इस प्रश्न का उत्तर उतना ही पुराना है जितना कि दृश्य श्रव्य माध्यमों का। जब हम किसी नाटक, फिल्म, धारावाहिक या टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हैं तो उसमें हम सुनियोजित ध्वन्यात्मक चलचित्रों की श्रृंखला पाते हैं। हम जब उनका गहराई से अवलोकन करते हैं तो हमें प्रदर्शित किए जा रहे दृश्यों की प्रत्येक छोटी से छोटी गतिविधि भी किसी उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक नजर आती है। ऐसी उद्देश्यपूर्ण दृश्य रचना बिना किसी पूर्व योजना या लिखित रूप के संभव नहीं। दृश्य श्रव्य माध्यम की सर्वप्रथम चर्चा हमें नाट्य के संदर्भ में मिलती है। नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत ने नाट्य को दृश्य श्रव्य काव्य कहा है, जिसका अभिप्राय है एक ऐसी काव्य रचना जिसे मंच पर देख व सुनकर उसका आनंद लिया जाए। किसी भी साहित्यिक रचना जैसे कथा, उपन्यास या कविता को पढ़कर व सुनकर उसका रसास्वादन किया जाता है, लेकिन नाटक की रचना प्रायः मंचन के उद्देश्य से की जाती है। छापाकला के चलते उन सभी कृतियों को प्रकाशित किया जाने लगा जिन्हें सुनकर श्रोता आनंद प्राप्त करते थे। आज टेक्नोलॉजी के इस युग में जिस प्रकार से दृश्य श्रव्य माध्यमों का विस्तार हुआ है, उसने अपने लिए एक विशिष्ट प्रकार के लेखन कार्य को विस्तार प्रदान किया है। यहाँ बार बार दृश्य श्रव्य माध्यमों की बात उठ रही है। इसके पूर्व की हम स्क्रिप्ट की अवधारणा पर चर्चा करें। यह अत्यंत आवश्यक है कि गहराई से दृश्य श्रव्य माध्यमों को जानें। दृश्य श्रव्य माध्यमों के विषय में आप संक्षिप्त अध्ययन पिछली इकाइयों में कर चुके हैं। दृश्य और श्रव्य शब्द से तो आप भली भांति परिचित ही हैं। दृश्य का अर्थ है जो दिखाई दे और श्रव्य का अर्थ है जो सुनाई दे, अर्थात एक ऐसा माध्यम जो दिखाई भी दे और सुनाई भी। इसके साथ ही माध्यम शब्द भी इसी के साथ जुड़ा है, जो कि अंग्रेजी के शब्द मीडिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जनसंचार का माध्यम। संप्रेषण के लिए प्रयुक्त वह माध्यम जो दिखाई भी दे और सुनाई भी, उसे दृश्य श्रव्य माध्यम की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। जोड़ दिया। रेडियो को टेलीविजन, सिनेमा और आरंभ में दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत नाटक की चर्चा होती थी, किंतु बाद में कैमरे और रेडियो के आविष्कार के बाद ये दृश्य श्रव्य माध्यम संचार के अत्यंत महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरे। कंप्यूटर और टेलीविजन के आगमन के साथ ही संचार के इन माध्यमों में एक क्रांति हुई, जिसने पूरी दुनिया को इस दृश्य श्रव्य माध्यम से तो व्यक्ति कहीं भी बैठकर कुछ भी करते हुए सुन सकता है, किंतु नाटक जैसे दृश्य श्रव्य माध्यमों को उसे बैठकर देखना व सुनना पड़ता है। नाटक एक जीवंत माध्यम है। यह किसी पर्दे पर दिखाई नहीं देता, अपितु मंच पर अभिनेताओं द्वारा दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत होता है। इसके विपरीत सिनेमा और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर्दे पर सैटेलाइट के माध्यम विशाल जनसमुदाय के लिए प्रसारित किए जाते हैं। माध्यम से नाटक और टेलीविजन,
फिल्म जैसे श्रव्य दृश्य माध्यमों की अपनी विशिष्ट प्रकृति होती है। इनके निर्माण की पद्धति, संप्रश्नीयता और समय सीमा के बंधनों से यह बंधी होती है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही इनकी योजना बनाई जाती है। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यकता महसूस होती है कि इनकी सीमाओं और संरचना को ध्यान रखते हुए पर्दे पर अथवा मंच पर क्या दिखाया जाना है, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली जाए। नाट्यमंचन में प्रायः अभिनेता किसी स्क्रिप्ट को आधार बनाकर महीनों पूर्वाभ्यास की प्रक्रिया से गुजरकर उस स्क्रिप्ट में लिखे निर्देशों का पालन कर उसके संवादों को जीवंत बनाते हैं। यहाँ रंगमंच की पूरी प्रक्रिया उसी स्क्रिप्ट के ही इर्दगिर्द घूमती रहती है। यह ड्रामा स्क्रिप्ट किसी नाटककार की अपनी व्यक्तिगत रचना होती है, किंतु अभिनेताओं का समूह निरंतर परिश्रम कर उस स्क्रिप्ट को जीवंत बनाता है। वहीं दूसरी ओर सिनेमा या टेलीविजन में फिल्म स्क्रिप्ट लेखक प्रदत्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की समय सीमा को ध्यान में रखकर स्क्रिप्ट लिखता है। इसे ही आधार बनाकर शूटिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। पर्दे पर कोई दृश्य कैसे चलायमान होगा, कैमरा किस कोण से दृश्य को कैद करेगा, यह सारी जानकारी उस फिल्म स्क्रिप्ट में निहित होती है। ऐसे में एक स्क्रिप्ट के होने से फिल्म निर्माण करने वाली टीम का समय नष्ट होने से बच जाता है और अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी मानचित्र के सहारे कोई यात्रा संपन्न करते हैं। कब किस चौराहे पर मुड़ना है, कब कौन सा रास्ता पकड़ना है, यह सब उस मानचित्र में दर्शाया गया होता है। स्क्रिप्ट भी प्रोडक्शन टीम के लिए बिल्कुल उसी मानचित्र की तरह काम करती है। 1.2 स्क्रिप्ट लेखन की अवधारणा। स्क्रिप्ट लेखन की अवधारणा की चर्चा हम नाट्य प्रदर्शन हेतु लिखे जाने वाले स्क्रिप्ट के आदि रूप से तलाशने की कोशिश करेंगे। नाट्य विषयक ग्रंथ नाट्यशास्त्र ने नाट्य प्रदर्शन की विविध शैलियों को रूपक माना है और प्रस्तुति के आधार पर इन शैलियों के 10 रूपों की चर्चा की है, जिसे उन्होंने रूपक कहा। इन रूपकों हेतु दृश्यकाव्य स्क्रिप्ट का लेखन कैसे हो, इस पर भी वे गहराई से प्रकाश डालते हैं। दशरूपक के रचनाकार आचार्य धनंजय ने इन्हीं रूपक के भेदक तत्वों के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातों का उल्लेख किया है: कथावस्तु, नेता और रस। यहाँ पर कथावस्तु का तात्पर्य रूपक की कहानी से है, जिसे नेता अर्थात अभिनेता मंच पर संवादों, हाव भाव आदि के माध्यम से प्रदर्शित करता है, और दर्शकों में रस की उत्पत्ति होती है। विकासवादी सिद्धांत की माने तो रंगमंच की उत्पत्ति जब भी हुई होगी, ये तीनों तत्व अवश्य विद्यमान रहे होंगे, अर्थात एक कहानी, कथावस्तु, प्रदर्शन करने वाला, अभिनेता और दर्शक, जिनमें रस की निष्पत्ति होती है। रंगमंच की उत्पत्ति का वह सिद्धांत देखिए जिसमें आदिमानव द्वारा किसी विशालकाय पशु का शिकार किया जाता है। बेड़े में वापस आने पर आश्चर्यचकित लोगों में निश्चय ही यह जिज्ञासा रही होगी कि उसने ये कैसे किया होगा। जवाब में उस व्यक्ति ने शिकार की कहानी सुनाई होगी। संवाद विविध ध्वनियों, अंग संचालन व हाव भाव के माध्यम से प्रस्तुत हुए होंगे। अब सवाल यह उठता है कि उस प्रदर्शक ने स्क्रिप्ट की रचना कैसे की होगी। जाहिर है कि दर्शकों के आग्रह पर उसने उस घटना का स्मरण किया होगा और उसे कैसे प्रदर्शित करना है, इसकी योजना के तहत स्क्रिप्ट की मौखिक रचना की होगी। यहाँ पर एक बात यह उभर कर सामने आई, ड्रामा स्क्रिप्ट की मौखिक परंपरा जिसमें अभिनेता स्वयं प्रस्तुति शैली का निर्धारण करता है और कथावस्तु, मंच निर्देश व संवादों की तत्काल रचना करता है। स्क्रिप्ट निर्माण की यह पद्धति आज भी हमें अधिकतर लोकनाटकों में दिखाई देती है। उदाहरणार्थ छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोकनाटक नाच में अभिनेता आशु रचना के माध्यम से कहानी व संवाद निर्माण की प्रक्रिया अपनाते हैं। और लिपि का आविष्कार। समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, भाषा और लिपि का आविष्कार हुआ, परिणामस्वरूप नाट्यपाठ का लिपिबद्ध स्वरूप सामने आया।
नाट्यशास्त्र में नाट्यालेखों की रचना इसी लिखित परंपरा का विशद वर्णन करती है। आधिकारिक कथावस्तु के रूप में प्रख्यात, कल्पित और मिश्र कथानकों की योजना और आधिकारिक के साथ प्रासंगिक कथाओं में पताका और प्रकृति की योजना स्क्रिप्ट हेतु कथानकों के चुनाव की ओर इशारा करती है। पंचसंधियों के रूप में कथानकों का विभिन्न अंकों में विभाजन और विविध पात्रों के माध्यम से अगले अंक की सूचना की युक्ति आचार्य भरत बतलाते हैं। यदि हम संस्कृत नाटकों की लेखन शैली का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो हमें उस नाटक के प्रदर्शन की पूरी योजना का पता चलता है। यह कहना भी सर्वथा उपयुक्त होगा कि आज भी कमोबेश भरत के रूपक लेखन के सिद्धांत कुछ परिवर्तनों के साथ नाटकों के लेखन में प्रयुक्त हो रहे हैं। स्क्रिप्ट लेखन की अवधारणा को पारसी रंगमंच के उदाहरण से भी आसानी से समझा जा सकता है। यह भारतीय रंगमंच का एक ऐसा पड़ाव रहा है जहां पारसी रंगशैली में प्रदर्शन हेतु नाटकों के लेखन के लिए तय वेतनमान पर नाटककारों को रखा जाता था। ये नाटककार लोकरुचि के अनुसार कथाओं का प्रयोग करते थे और दर्शकों की रुचि के अनुकूल उन कथाओं के दृश्यों को आकर्षक और तड़कता भड़कता बनाकर लिखते थे। संवादों की शैली भी बेहद प्रभावी और आकर्षक होती थी। पूरी तरह से प्रदर्शन के लिए लिखे जाने वाले ये नाटक रंगमंच पर धूम मचा देते थे। इस रंगमंच में नाटककार का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। वह पूरे प्रदर्शन प्रक्रिया में साथ रहकर अपनी रचना को अनुकूल बनाता था। प्रश्न यह उठता कि आखिर पारसी रंगमंडलियों को वेतन पर नाटककार रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वास्तव में पारसी रंग कंपनियों का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को मनोरंजित कर पैसे कमाना था। ऐसे में व्यापारिक उद्देश्यों के चलते ऐसे प्रदर्शनों की आवश्यकता थी जिसे लोग अधिक से अधिक पसंद करें। इस बात की समझ एक लेखक के अतिरिक्त और किसे हो सकती है? यह भी आवश्यक था कि प्रदर्शन का एक लिखित खाका भी तैयार हो ताकि व्यर्थ श्रम और समय के दुरुपयोग से बचा जा सके। संभवतः इसी अवधारणा के चलते स्क्रिप्ट लेखन की प्रक्रिया को बल मिला। किसी भी भाषा में लिखा गया ड्रामा स्क्रिप्ट मुख्य रूप से उसके मंचन को लक्ष्य करके लिखा जाता है। यदि उसमें मंचन की संभावनाएं कम होती है तो उसे प्रायः असफल नाटक माना जाता है। इन नाटकों में प्रदर्शन की शैलियों को आधार बनाकर ही नाटक लिखा जाता है, जिसे हम नाटक का फॉर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम आधे अधूरे नाटक की चर्चा करें तो इसका फॉर्म इतने गहरे रूप में यथार्थवादी प्रदर्शन शैली से जुड़ा हुआ है कि जब जब इसका मंचन हुआ वह यथार्थवादी शैली में ही सफलता प्राप्त कर सका। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नाटक उसके मंचन का पहला रूप होता है। इसके प्रथम पाठ से ही नाट्य समूह इसके मंचन की कल्पना कर लेता है। स्क्रिप्ट की अवधारणा के संदर्भ में फिल्म स्क्रिप्ट पर भी विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वर्तमान में दृश्य श्रव्य माध्यमों में सिनेमा और टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भी अत्यंत प्रभावी और बहुजन संप्रेषणीय होते हैं। फिल्म स्क्रिप्ट में संवाद और पटकथा, स्क्रीन प्ले का विशेष महत्व है। पटकथा दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। पट और कथा, कथा का अभिप्राय कहानी से है और पट का तात्पर्य पर्दा से है, अर्थात ऐसी कहानी जिसे पर्दे पर दिखाया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्दा छोटा है या बड़ा। सिनेमा या टेलीविजन माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिक, वृत्तचित्र या फिर कोई विज्ञापन फिल्म का मुख्य आधार यह फिल्म स्क्रिप्ट ही होती है। फिल्म स्क्रिप्ट निर्माण का प्रथम चरण पटकथा लेखन ही होता है। इस पटकथा में निर्देशक को अपनी शूटिंग के लिए योजना बनाने में आसानी होती है। अभिनेता को अपनी भूमिका को गहराई से समझने के लिए कई निर्देश प्राप्त होते हैं। संवादों को कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किससे कहना है, पता चलता है। शूटिंग पर काम करने वाले तकनीकी कर्मियों को अपने विभाग के संदर्भ में जानकारी मिलती है। स्क्रिप्ट लिखने वाले किसी भी लेखक की प्राथमिक आवश्यकता होती है कथा। यदि कथा ही नहीं होगी तो वह कोई नाटक या फिल्म स्क्रिप्ट कैसे लिख पाएगा।
इस कथा के चुनाव के बाद ही वह उसकी अभिव्यक्ति के लिए माध्यमों की खोज करता है। अगर वह रंगकर्मी है तो कथा को रंगमंचीय शैलियों के माध्यम से सजीव प्रक्रिया से गुजरकर मंच पर प्रस्तुत करेगा, और यदि वह स्क्रिप्ट लेखक है तो वह पर्दे पर उस कथा को अभिव्यक्त करने की कोशिश करेगा। यहीं से दृश्य माध्यम रूप में निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रस्तुति से पूर्व यह विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि यह प्रस्तुति क्या होगी, क्यों और किसके लिए होगी। संभवतः यही किसी भी स्क्रिप्ट निर्माण की अवधारणा को जन्म देती है। इसी विचार के साथ किसी नाटक के आलेख का निर्माण होता है और किसी फिल्म अथवा धारावाहिक के निर्माण की नींव बनाई जाती है। 1.3 स्क्रिप्ट लेखन का स्वरूप। जैसा कि ऊपर भी इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि स्क्रिप्ट की अवधारणा मुख्य रूप से दृश्य श्रव्य माध्यमों के लिए ही महसूस की जाती है। जिस प्रकार से एक गायक के पास अपने गीतों की स्वरलिपि होती है, उसी प्रकार से इस माध्यम में भी निर्माणकर्ताओं के लिए स्क्रिप्ट स्वरलिपि का कार्य करती है, जिसके आधार पर नाटक, फिल्म, धारावाहिक अथवा अन्य दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। स्पष्ट है कि स्क्रिप्ट लेखन प्रायः दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए किया जाता है। अतएव कथा को दृश्यता एवं श्रव्यता प्रदान कर उसे संप्रेषणीय बनाया जाता है। यही मुख्य रूप से किसी स्क्रिप्ट लेखन का आधार बनता है। दृश्यों की निर्बाध श्रृंखला और संवादों के माध्यम से ही कथाएं मंच पर अथवा पर्दे पर खेली जाती है। इसी अनुमान के आधार पर लेखक किसी स्क्रिप्ट की योजना बनाता है। 1 मार्च 2001 ड्रामा स्क्रिप्ट। जब हम किसी स्क्रिप्ट के लेखन स्वरूप की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उन महत्वपूर्ण तत्वों पर अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए जिनसे मिलकर उस स्क्रिप्ट का निर्माण हुआ है। नाट्यालेख की लेखन प्रक्रिया में कथावस्तु के विकास की चर्चा नाट्यशास्त्र में वर्णित है, जिसकी पूर्ण व्याख्या हमें आचार्य धनंजय के दशरूपक में विस्तार से देखने को मिलती है। अपने दशरूपक ग्रंथ के प्रथम प्रकाश में ही उन्होंने कथावस्तु के स्वरूप व उनके प्रकारों का उल्लेख करते हुए बताया है कि मुख्यतः कथा 3 प्रकार की होती है। प्रख्यात, लेजेंडरी, अर्थात वह कथा जो इतिहास प्रसिद्ध हो। उत्पाद्य, इन्वेंटेड, वह कथा है जो मूल रूप से किसी कवि की कल्पना होती है। और मिश्र, मिक्स, अर्थात वह कथा जो प्रख्यात एवं उत्पाद्य के संयोग से निर्मित की जाती है। आलेख में कथावस्तु का स्वरूप कैसा होता है, इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने आधिकारिक कथावस्तु व प्रासंगिक कथावस्तु की बात की है। आधिकारिक कथावस्तु का अभिप्राय नाटक की मुख्य कथा से है। प्रासंगिक कथावस्तु यह वह कथा है जो मुख्य कथा के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रसंगवश उपस्थित होती है। इसके पश्चात प्रासंगिक के 2 और भेद माने हैं: पताका मुख्य कथा के साथ दूर तक चलने वाली कथा और प्रक्री मुख्य कथा के साथ कम दूरी तक चलने वाली कथा। कथावस्तु की चर्चा करते हुए उन्होंने सूच्य एवं दृश्य की बात भी की है। सूच्य का तात्पर्य कहानी के उस भाग से है जिसकी केवल मंच पर सूचना दी जाती है। दृश्य के अंतर्गत कथा के उस भाग की चर्चा की है जिसमें दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है। किसी भी नाट्यालेख की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले उसकी कहानी के विकास व आरोहणों को समझना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कहानी में मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं: आरंभ, विकास, द्वंद्व, उत्कर्ष और अंत। नाट्यालेख में कथा के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की रचना सुविधानुसार विभिन्न अंकों व दृश्यों में की जाती है। मान लीजिए किसी नाटक में 5 अंकों की व्यवस्था की गई है, तो संभव है प्रथम अंक में नाटक की कथा का आरंभ, द्वितीय अंक में कथा का विकास, तृतीय अंक में द्वंद्व, चतुर्थ अंक में उत्कर्ष व 5वें अंक में अंत की व्यवस्था होगी। आचार्य धनंजय ने नाट्यालेख में कथावस्तु की प्रस्तुति के प्रमुख 3 आधार माने हैं। 1. अर्थ प्रकृति, एलिमेंट ऑफ प्लॉट। नाटक को देखते समय नाटक की कथा पात्र को लेकर जिन स्थितियों होकर गुजरती है
उसे ही अर्थ प्रकृति कहते हैं। यह 5 प्रकार की है। आई बीज जर्म। इस स्थिति में अभिनेता द्वारा नाटक की कथावस्तु का बीज डाला जाता है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में सूत्रधार व नटंती द्वारा नाटक की जानकारी प्रस्तुत करना, या फिर दुष्यंत का प्रवेश टू बिंदु द एक्सपेंशन, वह स्थिति जिसमें पात्र उद्देश्य प्राप्ति हेतु उन्मुख होता है। उदाहरण के लिए दुष्यंत द्वारा शकुंतला को देखना 3 पताका एपिसोड, वह स्थिति जिसमें पात्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत हो व अन्य पात्र उसकी सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए विदूषक द्वारा दुष्यंत व शकुंतला को मिलाने का प्रयास करना 4 प्रकृति एपिसोडिकल इंसिडेंट, वह स्थिति जो उद्देश्य प्राप्ति के कार्य में कम समय के लिए उपस्थित होती है। इसमें अतिथि अभिनेता का प्रवेश होता है। वी कार्य डिनोमिनेंट, इस अर्थ प्रकृति में पात्र को उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है और नाटक संपन्न हो जाता है। इस प्रकार नायक अथवा अन्य पात्र हेतु अलग अलग स्थितियां बताई गई है। 2 कार्य अवस्था 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन। किसी भी नाट्यालेख में विभिन्न पात्रों की वर्णित कथा में अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे किसी अन्य पात्र मिलने की आकांक्षा, पुनर्मिलन का प्रयास, बिछड़ने के बाद पुनः मिलन हेतु प्रयास आदि। आचार्य धनंजय ने कार्य अवस्था के 5 स्वरूप बतलाए। ही अवस्था के 5 आरंभ बिगिनिंग, वह कार्य जहाँ से नाटक का आरंभ होता है, पात्रों का परिचय होता है। उदाहरण के लिए सूत्रधार के द्वारा राजा दुष्यंत की जानकारी देना। यत्न एफर्ट, वियोग की अवस्था में मिलने के लिए किया गया प्रयत्न। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का शकुंतला से मिलने के लिए प्रयास करना। प्राप्त्याशा प्रॉस्पेक्ट ऑफ सक्सेस 3 प्राप्ति की आशा करना। यत्न करने के बाद भी जब नायक नायिका अथवा पात्र को उद्देश्य की प्राप्ति न हो तो मिलने की आशा को ही प्राप्त्याशा कहते हैं। नियताप्ति सर्टनिटी ऑफ सक्सेस, नियताप्ति अर्थात निश्चित प्राप्ति। इस चतुर्थ अवस्था में निश्चित रूप से उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। फलागम अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, फल का आगम अर्थात नाटक की सुखान समाप्ति। पंचसंधिया 5 जंक्चर्स, संधि अर्थात मेल, प्रत्येक अर्थ प्रकृति का जब क्रम से प्रत्येक अवस्था से संयोग होता है तब पंचसंधियों का निर्माण होता है। मुख द ओपनिंग, बीज जर्म, आरंभ बिगिनिंग, जब नाटक की कथावस्तु का बीज बोया जाए एवं नाटक का आरंभ हो। प्रतिमुख द प्रोग्रेशन, बिंदु द एक्सपेंशन, यत्न एफर्ट, वह भाग जहाँ कोई पात्र अथवा नायक उद्देश्य की ओर आकृष्ट हो एवं उसे पाने का प्रयत्न करे। गर्भ द डेवलपमेंट, सक्सेस पताका, एपिसोड प्राप्त्याशा, प्रॉस्पेक्ट ऑफ, जब उद्देश्य प्राप्ति में नायक की सहायता कोई अन्य पात्र करे और नायक के हृदय में प्राप्ति की आशा का संचार हो। अवमर्श द पॉज, प्रकृति एपिसोडिकल इंसिडेंट, नियताप्ति सर्टनिटी ऑफ सक्सेस, जब नायक द्वारा उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाए और उसे फल प्राप्ति की निश्चित प्राप्ति होने की आशा हो। उपसंहार कंक्लूजन, कार्य डिनोमिनेंट, फलागम अटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, जब फल प्राप्ति हेतु नायक द्वारा कार्य किया जाए व उसे फल की प्राप्ति हो जाए। किसी भी ड्रामा स्क्रिप्ट में कथावस्तु की प्रस्तुति मुख्यतः 2 रूपों में होती है। एक सूच्य इन्फॉर्मेशन, किसी भी नाट्यालेख में प्रायः कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें मंच पर प्रस्तुत न करके नाटककार द्वारा केवल उसकी सूचना अन्य पात्रों द्वारा दर्शकों तक संप्रेषित की जाती है। ऐसा इसलिए किया तो वह दृश्य कथावस्तु के विकास के लिए बाधक होते हैं अथवा उनकी प्रस्तुति रंग सौंदर्य को प्रभावित करती है। हालांकि वर्तमान में इन सूचनाओं का भी प्रदर्शन मंच पर किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए युद्ध में हुई भीषण मारकाट, अमानवीय कृत्य आदि संस्कृत नाटकों के लेखन की परंपरा में सूच्य का प्रयोग पर्याप्त मिलता है। आधुनिक नाटकों में यह सूचना सूत्रधार के माध्यम से अथवा मंच पर से दे दी जाती है। 2 दृश्य विजुअल, इसके अंतर्गत नाट्यालेख के वे दृश्य आते हैं
जो मंच पर सरलता से प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात कथावस्तु का दृश्य भाग जो मंच पर अभिनीत किया जाता है। उदाहरण के लिए विवाह प्रसंग, युद्ध प्रसंग आदि। आगे प्रस्तुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का उदाहरण चित्रक्रम 1 देखिए, जिसमें विश्कंभक में शिष्य के माध्यम से कालिदास उन घटनाओं का वर्णन करते हैं जिसका मात्र विवरण देना उन्होंने उचित समझा। लू लग जाने से शकुंतला के अस्वस्थ हो जाने का वर्णन उन्होंने इस युक्ति से किया। यह सूच्य है। इसके बाद चित्रक्रम 2 का अवलोकन करिए, जिसमें कथा के दृश्य भाग का उल्लेख है। शिष्य अंक 3 विश्कंभक कुशालिए शिष्य का प्रवेश। राजा दुष्यंत बड़े प्रभावशाली हैं, जिनके आश्रम में प्रवेश मात्र से हमारी यज्ञ क्रिया बिना विघ्न बाधा के संपन्न होने लगी। बाण चढ़ाना तो दूर, धनुष की डोरी की टंकार से ही, धनुष के हुंकार से ही वे दूर से विघ्नों को दूर कर देते हैं। 153 राजा, अब जरा वेदी पर बिछाने के लिए ऋत्विजों को कुछ दे आऊं। घूमकर और आकाश की ओर देखकर, प्रियंवदा, भला किसके लिए यह खस का उपटन और मृणाल सहित कमल पत्र लिए जा रही हो? सुनने का अभिनय करके क्या कहा? लू लग जाने से शकुंतला बड़ी अस्वस्थ हो गई। उसके शरीर को शीतल करने के लिए प्रियंवदा बड़े जतन से उसका उपचार करना। वह कुलपति महात्मा की सांस प्राण है। मैं भी इसी बीच गौतमी के हाथ पवित्र यज्ञ का शांतिजल भेज रहा हूँ। चला जाता है। विश्कंभक समाप्त। मदन मथित राजा का प्रवेश। चला जाता है। सोचता हुआ, सांस छोड़कर, तप की शक्ति जानता हूँ, यह भी जानता हूँ कि बाला वह परवश है, पर जैसे नीचे से जल की धार ऊपर नहीं लौटती, मेरा मन भी उसकी ओर से नहीं लौट पाता। 154 हे भगवान कामदेव, तुम और चंद्रमा दोनों कामियों के लिए विश्वसनीय हो, पर तुम ही उन्हें उगते हो, क्योंकि हमारे जैसों के लिए तुम्हारे बाणों का फूल होना और चंद्रमा की किरणों का शीतल होना मिथ्या ही लगता है। पीपल्स शिष्य का संवाद सूचक के रूप में इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कालिदास ने किसी घटना की सूचना संप्रेषित की है। प्रायः कथानक की मुख्य घटनाओं को ही दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अंक 1 मृग का पीछा करते धनुष पर बाण संघाने रथारूढ़ राजा का सारथी राजा सहित प्रवेश। राजा और मृग को देखकर दीर्घनिविन इस काले मृग को और साथ ही धनुष चढ़ाए आपको जब देखता हूँ तब लगता है कि हिरण का पीछा करते आप साक्षात शिव हो। 6 सारथी मृग हमें बहुत दूर खींच लाया और हम काल भी बार बार अभिराम ग्रीवा भंग पूर्वक गर्दन मोड़कर वेग से पीछा करते रथ में लौट लौट कर इसने दृष्टि बांध ली है। गान बेद में भय से उसने तन के पिछले भाग को अगले में समेट लिया है। भागने में मुंह खुल जाने से अधकुंची धूप के निरंतर गिरने से राह भर गई है। देखो, उसकी ऊंची छलांगों से लगता है मृग धरती पर कम, आकाश में अधिक उड़ता चला जा रहा है। 7 आश्चर्यपूर्वक, अरे मुझ वेग से पीछा करने वाले को यह मृग अब कठिनाई से दीख पड़ने लगा है। सारथी आयुष्मान, भूमि असम उबड़ खाबड़ होने के कारण रास खींचकर मैंने रथ का वेग मंद कर दिया था, इसी से यह मृग दूर निकल गया था। अब समतल भूमि जो आ गई है, इससे इसे पकड़ लो, कठिन न होगा। राजा फिर रास ढील छोड़ दो। सारथी आयुष्मान की जैसी आज्ञा। रथ की बढ़ी गति का अभिनय करता हुआ, देखें दीर्घजीवन देखें, रास ढीली करते ही रथ के ये घोड़े मृग के वेग से होड़ करते से अधीर हो सरपट भाग चले हैं। इनकी काया का पूर्वार्ध लंबा तन गया है। इनकी शिखाओं के चमर निष्कंप हो गए हैं, ऊंचे कान स्थिर जम गए हैं। गति का वेग इतना है कि स्वयं इन्हीं की उठाई धूल इन्हें नहीं लाए पाती। 18 राजा प्रसन्न होकर, सच ये घोड़े तो सूर्य और इंद्र के घोड़ों को भी लांघ गए। तभी तो जो मुझे अत्यंत सूक्ष्म छोटा दिखा था सहसा विपुल हो उठा है। जो पहले बीच से टूटा दिखता था
वह अब जुड़ा हुआ दिखने लगा है। जो स्वभाव से ही टेढ़ा था वह मेरे नेत्रों की सीधा दिखने लगा है। 19 चित्र दृश्य भाग नेपथ्य में। हे राजन, सावधान, यह आश्रम का मृग है, अवध्य है, अवध्य है। 10 सारथी, सुन और देखकर, आयुष्मान, आपके बाण की मार के भीतर आप और कृष्णसार मृग के बीच कुछ वापस आ गए हैं। राजा, जल्दी से, तब रोक ले घोड़ों को शीघ्र। सारथी, भला। रथ को खड़ा कर देता है। 2 के साथ तीसरे वैखानस का प्रवेश। वैखानस, हाथ उठाकर, राजन, यह आश्रम का मृग है, अवध्य है, अवध्य है। न छोड़ो, न छोड़ो अपना यह बाण इस मृग के कोमल तन पर। राजा, इस पर बाण मारना, कुसुम राशि पर आग धर देना होगा। अरे कहाँ तो इन हिरणों के कांपते क्षणभंगुर प्राण, और कहाँ तीव्रपाती शीघ्र चोट करने वाले तुम्हारे ये वज्रवत बाण। इससे तुम अपना यह संधाना हुआ बाण रोक लो। तुम्हारा शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों को मारने के लिए नहीं। 11 रोक लिया इसे, बाण को ऐसा ही करता है। वैखानस, कुरुवंश के प्रदीप, आपको यही शोभा देता है। आपका जन्म जो कुरुकुल में हुआ है, यह आचरण आपके उपयुक्त ही है। आपके ही जैसे समस्त गुणों से युक्त आपको चक्रवर्ती पुत्र हो। 12 शेष दोनों बाह उठाकर सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो। राजा, प्रणाम करते हुए अनुगृहीत हुआ। वैखानस, राजन, हम समिधा लाने जा रहे हैं। मालिनी के तीर वह महर्षि कण्व का, राजा, आश्रम है, दिख रहा है। यदि अन्य कार्य में बाधा न पड़े तो आश्रम में प्रवेश कर आतिथ्य सत्कार स्वीकारे और भी तापसों की रम्य यज्ञ क्रियाओं का निर्विघ्न संपादन देखकर जानोगे कि धनुष की डोरी से चिह्नित तुम्हारी भुजा किस सीमा तक रक्षा करती है। 13 क्या कुलपति निकट ही है? वैखानस, अभी हाल ही दुहिता शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त कर उसके प्रतिकूल ग्रह की शांति के लिए सोमतीर्थ गए हैं। राजा, ठीक उनसे, शकुंतला से ही मिल लूंगा। वे ही महर्षि के प्रति मेरी भक्ति जानकर उससे निवेदन कर देंगी। वैखानस, तब हम चले, शिष्यों के साथ प्रस्थान। चित्र दृश्य भाग उपर्युक्त दृश्य भाग के उदाहरण को पढ़कर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि दाहरण को पढ़कर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं नाटककार किन किन बातों का उल्लेख इस दृश्य भाग में करता है। संवादों में कहीं कहीं मध्य में कोष्ठक के भीतर अभिनय के निर्देश भी दिए गए हैं, जिनका अनुसरण कर अभिनेता अपने अभिनय कार्य व्यापार को निर्धारित कर सकता। ड्रामा स्क्रिप्ट किसी भी सफल प्रस्तुति का आधार होता है। इसका पूर्णतया अध्ययन व विश्लेषण किए बिना उसके मर्म को नहीं समझा जा सकता, चूँकि यह न केवल साहित्य बल्कि व्यावहारिक कला रंगमंच से भी जुड़ी हुई है। अतएव स्क्रिप्ट में लेखक मंचन से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराता है। उदाहरणार्थ, मंच निर्देश, स्टेज डायरेक्शन। नाटकों में दृश्य के संदर्भ में कई निर्देश दिए गए होते हैं, जिसके माध्यम से नाटककार द्वारा नाटक, देशकाल, वातावरण, पात्र की स्थिति, निष्क्रमण व आगमन एवं पात्र के कार्य व्यापार की जानकारी दी जाती है। यह सूचनाएं नाट्य प्रस्तुतियों में महती भूमिका अदा करती है। प्रस्तुत उदाहरण देखिए। यह इब्सन के नाटक गुड़ियाघर के आरंभ में दिए गए निर्देश का चित्र है। यह पूर्णतया यथार्थवादी नाटक है, इसलिए इब्सन ने नोरा के घर की संरचना का वर्णन किया है। नाटक गुड़ियाघर एक सुंदर लिविंग रूम, सुरुचिपूर्ण सजावट मगर महंगी नहीं, पीछे की दीवार में एक दरवाजा जो हॉल में खुलता है। दूसरा दरवाजा हेल्मर की स्टडी का है, दीवार में एक दरवाजा और एक खिड़की है। खिड़की के पास एक गोल मेज, आराम कुर्सियां और एक छोटा सोफा रखा है। पीछे की दीवार के दोनों दरवाजों के बीच एक पियानो रखा है। दाएं दीवार में अपस्टेज में एक और दरवाजा है। उसी दीवार में एक ईंटों का स्टोव है, जिसके पास एक रॉकिंग चेयर और 2 हत्थों वाली कुर्सियां रखी है।
स्टोव और दरवाजे के बीच में एक छोटी मेज रखी है। दीवार पर धातु की सजावट की प्लेट की है। चीनी मिट्टी के कुछ शोपीस भी गोचर हो रहे हैं। किताबों डीलक्स एडिशन से भरा एक छोटा सा बुकशेल्फ फर्श पर कालीन बिछा है। स्टोव में आग जल रही है। जाड़ों का एक दिन। दरवाजे की घंटी बजती है, फिर दरवाजा खोलने की आवाज आती है। नोरा बाहर के कपड़े पहने हुए गुनगुनाते हुए आती है। उसके हाथ में बहुत सारे लिफाफे हैं, जिन्हें वह खुला हुआ छोड़ देती है, जहां पर एक कुली एक क्रिसमस ट्री और एक टोकरी लिए खड़ा है। वह यह सामान नौकरानी को देता है, जिसने दरवाजा खोला था। संवाद डायलॉग्स यह प्रायः किसी पात्र द्वारा अन्य पात्र तक भावों का संप्रेषण करने में प्रयुक्त किया जाता है। कहते हैं, किसी व्यक्ति के बोलचाल से ही उसका व्यक्तित्व पता चल जाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि संवादों में अभिनेता के लिए नाटक से संबंधित जानकारियों की भरमार होती है, बशर्ते उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। इन्हीं दोनों के सम्मिलन से दृश्यों व विविध दृश्यों से अंकों की रचना की जाती है। 1 मार्च 2002 फिल्म स्क्रिप्ट पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा के लिखित रूप को फिल्म स्क्रिप्ट कहा जाता है। किसी भी फिल्म अथवा धारावाहिक के लिए लिखी गई फिल्म स्क्रिप्ट में बहुत हद तक समानता मिलती है। नाटक की ही तरह इसमें भी चरित्र होते हैं, नायक और प्रतिनायक होते हैं, भिन्न भिन्न घटनास्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, और इन्हीं सब के माध्यम से द्वंद्व और टकराहट की अभिव्यक्ति के साथ कहानी का विकास होता है। इन्हें फिल्म स्क्रिप्ट के मूलभूत तत्व कहा जा सकता है। फिल्म स्क्रिप्ट में इन तत्वों का संयोजन नाटक से भिन्न होता है। नाटक की अपेक्षा फिल्म स्क्रिप्ट में दृश्यों की लंबाई व संवाद छोटे होते हैं। नाटक में घटनास्थलों की सीमाएं होती हैं, जबकि फिल्म स्क्रिप्ट में घटनास्थलों की विविधता हो सकती है। नाटक एक जीवंत कला है। उसके प्रदर्शन में गायन, वादन भी जीवंत रूप में प्रस्तुत होता है। प्रदर्शन के समय दर्शकों की भी जीवंत उपस्थिति होती है। पूरा प्रदर्शन उसी समय मंच पर होता है। सिनेमा में इसे लेकर भिन्नता है। इस माध्यम में एक निश्चित अवधि के दौरान फिल्म की शूटिंग अलग-अलग सेटों या लोकेशनों पर भिन्न-भिन्न समय में की जा सकती है। नाटक में कथा का विकास लीनियर अर्थात एक रेखीय होता है, जबकि फिल्म फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग करके घटनाक्रम को किसी भी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। फिल्म स्क्रिप्ट की मूल इकाई दृश्य होती है। एक ही समय में निरंतर चल रहे कार्यों के आधार पर एक दृश्य का निर्माण होता है। समय, स्थान या कार्य व्यापार के बदलने से दृश्य बदल जाता है। उदाहरण के लिए यह दृश्य देखते हैं। दृश्य एक यह दृश्य रमेश के घर बेटा स्कूल से घर आने वाला है पर घटित होता है। समय दोपहर का है, क्योंकि उसका दृश्य 2 अगले दिन रमेश अपने ऑफिस में बॉस के ऑफिस के बाहर है और समय भी दिन का ही है। दृश्य -3 उसी दिन रमेश का घर और समय रात का है। यह सारे दृश्य अलग-अलग स्थल पर घटित होते हैं। दृश्य योजना मान लीजिए कि हम यह दिखाते हैं कि रमेश और कार्तिक बात करते हुए हॉल से निकलकर किचन में चले जाते हैं, तो यहाँ भी दृश्य में बदलाव हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही समय, कार्य व्यापार और चरित्र एक ही हैं, फिर भी घटनास्थल बदल गया है। अब दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं, जहां रमेश अपने बॉस के केबिन के बाहर बैठा है। हो सकता है कि इंतजार का यह पल 15 से 20 मिनट का हो, तो यह इंतजार कुछ इसी तरह लिखा जाएगा। कुछ इसी स्वरूप में आगे के दृश्यों को बढ़ाया जाएगा। कभी-कभी लेखक यह भी लिख देते हैं कि कैसे पर्दे पर दृश्य खिलेगा, कैसे कैमरा अलग-अलग कोणों से दृश्य दिखाएगा, सेट पर कौन-कौन सी चीजें पार्श्व में होगी, किस प्रकार से दृश्य दूसरे दृश्य में बदलेगा। यह ट्रांजिशन इफेक्ट भी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। फिल्म हो अथवा कोई धारावाहिक, उसके स्क्रिप्ट का स्वरूप लगभग समान ही होता है।
टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की समय सीमा और दर्शक प्रभाव के आधार पर ही किसी स्क्रिप्ट के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। दृश्य 2 बॉस का ऑफिस बाहरी बाहरी कक्ष दिन अंदर 10 बॉस के ऑफिस के सामने उसके नाम और पद का नेम प्लेट लगा है। वहीं बगल में कर्मचारियों के साथ मिलने का वक्त भी लिखा है। दरवाजे के ही बगल में स्टूल पर एक चपरासी बैठा है। रमेश साथ और भी लोग बॉस से मिलने की बार बार दीवार पर लगी घड़ी देखता है। उसे बैठे हुए उसके फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाता है। 20 मिनट वो प्रतीक्षा में है। रमेश चुके हैं। अचानक मिनट हो चुके हैं। अचानक 20 रमेशा हेलो। जी हाँ, मैं अमित का पापा बोल रहा हूँ। क्या? ओके, मैं पहुँचता हूँ। चपरासी से सुनो, बॉस से कहना कि मेरे बेटे को चोट लग गई है, सो मुझे अचानक निकलना पड़ा। चपरासी ठीक है। रमेश बहुत ही तेजी के साथ वहां से निकलता है। 1.4 सारांश स्क्रिप्ट की अवधारणा और उसके स्वरूप को हम दृश्य श्रव्य माध्यम की प्रकृति के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। नाटक के संदर्भ में कहा जाता है कि स्क्रिप्ट अपने आप में एक अधूरा साहित्य है जब तक कि उसे मंच पर प्रदर्शित न किया जाए। वास्तव में किसी भी स्क्रिप्ट की रचना सिर्फ पठन के उद्देश्य से नहीं होती बल्कि प्रस्तुति को लक्ष्य बनाकर की जाती है। स्क्रिप्ट निर्माण एक कला है। इस कला के माध्यम से लेखक अपने शब्दों के जादू से उस मीडिया के सभी कर्मियों को नियंत्रित करता है, साथ ही वह इसी के माध्यम से दर्शकों के मन मस्तिष्क के साथ भी खेलता है। किसी नाटक के लिए स्क्रिप्ट की अवधारणा उसकी उत्पत्ति के साथ ही जुड़ी ही है। मानव जीवन के साथ ही साथ बुद्धि के क्रमिक विकास ने मनुष्य को भाषा प्रदान की। अब वह अपने विचारों को, योजनाओं को अथवा अनुभवों को लिख सकता था और उसे सदियों के लिए संरक्षित कर सकता था। कला रूपों को लेकर होने वाले चिंतन मनन ने कलाओं को और भी प्रभावी और नियमबद्ध बनाया। नाटक के प्रदर्शन के आलेख निर्माण की रीतियां विकसित हुई। यह भारतीय इतिहास में स्क्रिप्ट निर्माण को लेकर घटित अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। धीरे धीरे समय बदला, प्रदर्शन शैलियों और उनके निर्माण पद्धतियों में भी परिवर्तन हुआ। अन्य विदेशी स्क्रिप्ट लेखन की तकनीकों के साथ भी भारतीय लेखकों का परिचय हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद इस सांस्कृतिक संक्रमण ने स्क्रिप्ट लेखन के क्षेत्र को विविधता प्रदान की। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी लेखक अपने समाज को ही अपनी रचनाओं में उकेरता है। जैसा समाज होगा उसी के अनुरूप लेखन भी होगा। इसीलिए जैसे जैसे रंगमंच बदला, स्क्रिप्ट लेखन ने भी उस बदलते हुए रंगमंच को ठोस आधार प्रदान किया। फिल्मों के आगमन के साथ ही दृश्य श्रव्य माध्यमों में एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। अब तक जो प्रदर्शन सीमित दर्शकों के बीच संपन्न होता था, कैमरे ने उसी प्रदर्शन को विशाल समुदाय के समक्ष ला खड़ा किया। इस माध्यम की अपनी एक विशिष्ट निर्माण पद्धति थी जिसने एक नए स्वरूप के स्क्रिप्ट लेखन को जन्म दिया। जिस पूर्वाभ्यास से होकर नाटकों की जीवंत प्रस्तुति होती थी, वह फिल्म निर्माण टेक और रीटेक में बदल गया। अभिनय को तैयार सेट के साथ कैमरे ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। इस प्रक्रिया को शूटिंग कहा गया। फिल्म स्क्रिप्ट इस शूटिंग से जुड़े सभी कर्मियों का आधार बने। ऐसे स्क्रिप्ट स्वरूप को स्वीकृति मिली। वस्तुतः स्क्रिप्ट लेखन का स्वरूप उस माध्यम के स्वरूप व संरचनागत विशिष्टता पर निर्भर करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।